उधर चंडीगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने जनता टीवी से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को लेकर टिप्पणी की और कहा कि सरकार ने तीसरी बार सत्ता में आने के बाद भी 100 दिन में जनता के लिए कुछ नहीं किया। देखिए, हरियाणा सरकार 100 दिन का कार्यकाल पूरे होने पर जश्न की तैयारी में है और सरकार की जो 100 दिन की उपलब्धियां हैं, तीसरी बार जो भाजपा की सरकार बनी उसकी 100 दिन की उपलब्धियों को लेकर सरकार तमाम तैयारियों में जुटी है। लेकिन विपक्ष जो है वो इन सरकार के 100 दिन को किस तरह से देखता है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा साहब मौजूद हैं। सर, सरकार 100 दिन का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, लगातार तमाम विभागों की बैठक हो रही है, जो कार्य किए गए इन 100 दिन में उनकी बुकलेट तैयार की जा रही है। विपक्ष की नजर में सरकार का 100 दिन का कार्यकाल कैसा आप देखते हैं? वैसे तो किसी भी नई सरकार के लिए 100 दिन का समय बहुत कम होता है, परंतु ये कंटिन्यू सरकार है। नायब सैनी जी पहले मुख्यमंत्री थे, अब भी ठीक है, बीच में चुनाव में इनको दोबारा मौका मिला है। पर इन अगर 100 दिन की भी हम चर्चा करें, 100 दिन में जो लोगों की मूलभूत जरूरतें थी ना, सरकार उन्हें भी नहीं पूरा कर पाई। सबसे पहले सरकार जब बनी, सरकार के बनते ही जीरी का सीजन चल रहा था, मंडियों में जीरी रुलती भी रही थी, किसान मंडी में जीरी लुटा रहा था, जन मंडी के अंदर 250-300 रुपए क्विंटल के कट लगवा कर भेजने पे मजबूर हुआ। और मुख्यमंत्री को हमने विधानसभा में भी कहा कि आपके क्षेत्र में भी नमी के नाम पे दस्ती पैसे किसान से लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ उसके बाद अगर गेहूं की बिजाई आई तो बिजाई के देखा हमने डीएपी के पूरे हरियाणा के अंदर एक चर्चा आई थी कि एक किसान ने डीएपी की कमी की वजह से सुसाइड भी कर लिया। और यूरिया की कम जरूरत पड़ी तो यूरिया बाजार से गायब हो जाता है। इसी प्रकार से आप इन्होंने कह रहे हैं कि हमने 24,000 नौकरियां लगा दी सरकार बनती, हमने कौशल रोजगार में ये कह दिया कि आपको जॉब गारंटी कह रहे हैं। कौशल रोजगार की जॉब गारंटी विधानसभा बिल तो पास हो गया, परंतु लगभग 1,000 से ऊपर इरिगेशन के अंदर कौशल रोजगार में लगे लोगों को हटाने का काम किया। अब इस प्रकार से अगर काम ये गिनवाएंगे तो मैं नहीं समझता कोई काम हुआ। और जहां तक लोगों के ऊपर बोझ डालने की बात है, इन्होंने काम तो नहीं कोई किया, परंतु बोझ आप देखो आप किस प्रकार से शुरू में सरकार बनते ही कलेक्टर रेट बढ़ा दिए, उसके बाद ईडीसी के रेट बढ़ाए, अब फ्यूल सरचार्ज के नाम पे भी उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है। तो सरकार जब ये मानती है कि हमारा जो बजट है बढ़ रहा है, तो फिर सरकार को लोगों को सुविधाएं भी देनी चाहिए। सर, सरकार तो उपलब्धियों के साथ साथ बजट जो है वो बेहतरीन बजट होगा, इस तरीके की तैयारी में भी जुटी है। मुख्यमंत्री प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं, लगातार तमाम वर्गों के साथ बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष के विधायकों से भी हम सुझाव लेंगे और बेहतरीन बजट जो है वो एक प्रदेश के हित का, जनता के हित का बजट हम लेकर आएंगे। हरियाणा के 2025-26 के बजट से विपक्ष क्या उम्मीद करता है? लोगों के सुझाव लेना अच्छी बात है, परंतु मुझे इस बात पे एक बड़ी शंका है कि हरियाणा प्रदेश का जो बजट है वो लगभग 2 लाख करोड़ के पहुंच गया। एक समय जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हरियाणा का बजट 60,000 करोड़ के करीब था और हरियाणा पे कर्जा भी 60,000 करोड़ के करीब था। और अब बजट 2 लाख करोड़ हो गया और कर्जा 3 लाख करोड़ हो गया। बजट भी बढ़ रहा है, कर्जा भी बढ़ रहा है, ये दोनों चीजें मेल नहीं खा पा रही, कहीं ना कहीं कमी है। और दूसरा ये पीठ बताते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा को हमने बहुत ऊंचा ले गया, और इन्हीं के आंकड़े अब बताते हैं कि 75% लोग बीपीएल में चले गए। तो मुझे ये लगता है कि हरियाणा प्रदेश में बड़ी असमानता आ रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। अंतिम सवाल है सर, सरकार तो कह रही है कि उपलब्धियों के साथ साथ हम भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट कर रहे हैं। 300 से ज्यादा पटवारियों की एक सूची जारी की गई है। भ्रष्ट पटवारी जो है उनके नाम और उनके गांव पूरा ब्यौरा रखा गया है सरकार की तरफ से, और कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होगी, डीसी को आदेश दिए गए हैं। भ्रष्टाचार पे नकेल पड़े, भ्रष्टाचार खत्म हो बहुत जरूरी है, परंतु भ्रष्टाचार तो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी पुष्टि स्वयं सरकार कर रही है कि हमने लिस्ट जारी करी है कि ये पटवारी भ्रष्ट हैं, ये दलाल इनके लिए काम करते हैं। और 3 दिन बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि सूची कहाँ से आई, इसका ही हमने पता नहीं है, सूची का पता करेंगे कि कैसे लीक हुई।
पटवारी हो चाहे कोई हो, भ्रष्टाचार पे नकेल पड़नी चाहिए, परंतु इसके साथ साथ पटवारियों के में जो काम है, अब ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है तो मुआवजा लेना है, उनको वो काम भी तो सौंपना चाहिए। तो वो काम ना सौंप के सरकार केवल दिखावा करती है। भ्रष्टाचार पे और अपराध पे और नशे पे रोक आज अभी नहीं लग पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा थे, जिन्होंने सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर खुलकर बात की है। उनका कहना है कि 100 दिन में कई तरह के बोझ जो है वो आम जनता पर डाले गए हैं। फ्यूल सरचार्ज की बात उन्होंने की है, इसके साथ ही कलेक्टर रेट और ईडीसी बढ़ाया गया है, उस पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।